हेलो गाइस, आज हम इंजेक्शन मैनिटॉल के बारे में समझेंगे। इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझेंगे, इसके यूजेस समझेंगे, इसका एडवर्स इफ़ेक्ट समझेंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन समझेंगे, इसकी डोज कैलकुलेशन समझेंगे कि इसकी डोज कैलकुलेशन क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में समझते हैं कि ये एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक ड्रग है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक ड्रग वे ड्रग होती हैं जो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बढ़ाकर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड को इंट्रावेस्कुलर स्पेस में शिफ्ट कर देती हैं। इंट्रासेल्युलर स्पेस से फ्लूइड को इंट्रावेस्कुलर स्पेस में शिफ्ट कर देती हैं। हमने जैसे कि ऑस्मोलैरिटी में समझा था कि अगर प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है यानी इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है तो फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा इंट्रासेल्युलर स्पेस से इंट्रावेस्कुलर स्पेस में। तो इसी फिनोमेना पर ये जो ऑस्मोटिक ड्रग है ये काम करती है। इसका फार्माकोलॉजिकल इनर ड्रग है ये। इसका मतलब ये है कि इसके बॉडी पे कोई रिसेप्टर नहीं होते हैं, ये किसी रिसेप्टर पर एक्ट करके वर्क नहीं करती है, ये ऑस्मोलैरिटी के फिनोमेना पर एक्ट करके वर्क करती है। इसका जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी में मिनिमली मेटाबॉलिज्म होता है इसका बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ये डायरेक्टली जैसे ही हम आईवी लगाते हैं और ऐसे ही नेफ्रॉन से होते हुए ग्लोमेरुल से होते हुए रीनल ट्यूबुल्स में और कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए ये निकल जाती है। इसका जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी में नहीं होता है क्योंकि ये जो केमिकल है हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। ये फ्रीली फिल्ट्रेट है ग्लोमेरुलस से और हम समझते हैं कि इसका कोई सिग्निफिकेंट रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जैसे कि हम समझते हैं कि जो पेशेंट का लूप ऑफ हैनले है पीसीटी डीसीटी, तो मेन जो रीअब्जॉर्प्शन होता है रीनल जो लूप ऑफ हैनले में होता है तो इसका जो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होता है, इसका जो है रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अगर ये एक बार ग्लोमेरुलस से होते हुए निकल गई, जैसे कि हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में समझते हैं कि ये ड्रग एक बार ग्लोमेरुलस से होते हुए निकल गई और ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होते हुए निकल जाती है और ये लूप ऑफ हैनले से ऐसे डीसीटी से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में डायरेक्टली कलेक्टिंग डक्ट में ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है। इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है क्योंकि हम समझते हैं कि इसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है और जो आउटर साइड जो मेडुलरी कैविटी में लूप ऑफ हैनले पड़ा होता है, जो हम किडनी का क्रॉस सेक्शन समझेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो लूप ऑफ हैनले है वो किडनी के मेडुलरी पार्ट में पड़ा होता है और जो मेडुलरी पार्ट की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है और इसकी लूप ऑफ हैनले की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है रीनल ट्यूब्यूल्स में, तो जो फ्लूइड है इंट्रासेल्युलर स्पेस से इंट्रावेस्कुलर स्पेस में शिफ्ट हो जाता है। यानी कि जो फ्लूइड है वो कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए डायरेक्टली थ्रू आउट दी यूरिन निकल जाएगा। तो ये होता है इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इंक्रीज अगर हम प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देते हैं, जैसे हम समझते हैं पीसीटी, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ रीनल ट्यूबुलर फ्लूइड प्रिवेंट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये जब हम प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी को बढ़ा देते हैं तो जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है और इसी तरह से ये रिमूव सेलुलर फ्लूइड बाय ऑस्मोटिक एक्शन, इसी तरह से ये जो फ्लूइड को रिमूव करती है ऑस्मोटिक एक्शन से। अब लूप ऑफ हैनले में हम समझ लेते हैं। जब हमने समझा था कि लूप ऑफ हैनले में इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है तो इंक्रीज हो जाता है प्लाज्मा वॉल्यूम और इंक्रीज हो जाता है रीनल ब्लड फ्लो। अगर रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है तो मेडुलरी टॉनिसिटी यानी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है। जैसे कि हमने समझा लूप ऑफ हैनले हमारी मेडुलरी कैविटी में पड़ा होता है तो मेडुलरी कैविटी की जो ऑस्मोलैरिटी है वो कम हो जाती है और जो इसकी ऑस्मोलैरिटी लूप ऑफ हैनले की जो ऑस्मोलैरिटी है वो रीनल ट्यूब्यूल की ऑस्मोलैरिटी है वो ज़्यादा होती है। तो फ्लूइड जो है शिफ्ट हो जाता है मेडुलरी कैविटी से रीनल ट्यूब्यूल्स में और थ्रू आउट दी यूरिन जो है निकल जाता है। डिक्रीज़ करता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को
क्योंकि जब ऑस्मोलैरिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी तो वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा। नेट इफ़ेक्ट बॉडी पे इसका क्या देखने मिलेगा? नेट इफ़ेक्ट देखने मिलेगा बॉडी पे इसका कि पेशेंट का यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार, इनका जो है एक्सक्रिएशन बढ़ जाता है। तो हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर इन चीज़ों का एक्सक्रिएशन बढ़ता है, अगर मैनिटॉल हम देते हैं पेशेंट को, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का जो है डर रहता है। तो हमको पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट देखते हुए काम करना है। जैसे कि हम समझ रहे हैं कि अगर इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो 300 है, अगर इस इंट्रावेस्कुलर स्पेस की ऑस्मोलैरिटी हम 400 कर देते हैं तो फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा इंट्रासेल्युलर स्पेस से इंट्रावेस्कुलर स्पेस में। जैसे कि हम समझ चुके हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम इसका यूज़ समझ लेते हैं। तो ये डिक्रीज़ करती है इंट्राक्रैनियल प्रेशर। जैसे कि पेशेंट को आईसीपी है, पेशेंट का जो हमारा ब्रेन जो होता है वो एक स्कल के अंदर बंद होता है। अगर ब्रेन में एडिमा होता है तो आईसीपी बढ़ जाता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है पेशेंट का, क्योंकि ब्रेन हमारा क्रेनियम के अंदर बंद होता है। तो इंट्राक्रैनियल अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो उसका सेल का एडिमा कम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल होता है हेड इंजरी में, सेरिब्रल एडिमा में, या फिर कोई पेशेंट को ट्यूमर है। इसका यूज़ आईओपी में किया जाता है। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा है पेशेंट को, या कोई सर्जरी हुई है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रिवेंट करती है एक्यूट रीनल फेलियर को। अगर पेशेंट को रीनल फेलियर अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, पेशेंट को यूरिन आउटपुट ठीक है, आ रहा है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं प्रिवेंट करने के लिए एक्यूट रीनल फेलियर के पेशेंट में, एक्यूट रीनल फेलियर के पेशेंट में। इसका यूज है शॉक मैनेजमेंट में किया जाता है, एक्यूट रीनल फेलियर में, कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी में, हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन है तो वहाँ पे इसका यूज जो है किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए एक्यूट रीनल फेलियर को। इसका जो यूज़ किया जाता है बारबीच्यूरेट पॉइजनिंग के लिए, जो बारबीच्यूरेट्स की जो पॉइजनिंग होती है उसको कम करने के लिए, उसका एक्सक्रिएशन यूरिन में बढ़ाने के लिए, ये जो बारबीच्यूरेट्स होते हैं उनके जो एक्सक्रिएशन है वो यूरिन में बढ़ा देती है। तो बारबीच्यूरेट्स की जो पॉइजनिंग है उसको कम करने में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और एक जगह और इसका इस्तेमाल करते हैं डायलिसिस इक्विलिब्रियम सिंड्रोम। ये पेशेंट को जब देखने मिलेगा जब किसी पेशेंट का डायलिसिस होता है। डायलिसिस के टाइम पेशेंट का जो यूरिया है और बहुत सारे जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम डायलिसिस के थ्रू पेशेंट के निकालते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी रिमूव हो जाते हैं और जो पेशेंट की जो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी है वो कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में पेशेंट को इंट्रासेल्युलर जो है एडिमा हो सकता है। तो हमको इंट्रासेल्युलर एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए ऑस्मोटिक डायूरेटिक यानी मैनिटॉल का यूज़ किया जाता है। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट समझ लेते हैं। पेशेंट को अगर पल्मोनरी एडिमा है तो हमको उसको नहीं देना है, और पेशेंट को एडवर्स इफ़ेक्ट में हमको पल्मोनरी एडिमा देखने मिलेगा, थ्रोम्बोफिलेवाइटिस पेशेंट को देखने मिलेगा, क्योंकि ये अगर वेन से एक्स्ट्रा विजिट हो गया, अगर हमने वेन से प्रॉपरली वेन को चेक करके अगर प्रॉपर फ्लूइड नहीं दिया तो ये एक्स्ट्रा विजिट हो करके पेशेंट को थ्रोम्बोफिलेवाइटिस कॉज करेगा। पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पेशेंट को नौजिया देखने मिल सकता है, पॉलीडिप्सिया पेशेंट को देखने मिल सकता है, चेस्ट पेन हल्का हल्का देखने मिल सकता है, क्योंकि ये प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी को बढ़ाता है। अगर प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी बढ़ती है तो पेशेंट का कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, पेशेंट का बीपी बढ़ता है, तो हल्का सा चेस्ट पेन भी देखने मिल सकता है। ये इंट्रासेल्युलर डिहाइड्रेशन करती है, यानी कि जैसे हमने समझा कि प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी हम अगर बढ़ाते हैं तो इंट्रासेल्युलर जो फ्लूइड है वो इंट्रावेस्कुलर स्पेस में शिफ्ट हो जाता है। इसकी वजह से जो इंट्रासेल्युलर डिहाइड्रेशन कॉज करता है, ये हाइपर सेंसिटिविटी इसमें पेशेंट में देखने मिल सकती है। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन समझ लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हम समझते हैं कि पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा देखने मिल सकता है,
पेशेंट को जो कंजस्टिव कार्डियक फेलियर के पेशेंट हैं हमको उनमें यूज़ नहीं करना है, कॉन्शियसली यूज़ करना है, क्योंकि पेशेंट का बीपी बढ़ेगा, कार्डियक लोड बढ़ेगा, तो कंजस्टिव कार्डियक फेलियर के जो पेशेंट हैं उनमें इसका यूज़ जो है बहुत कम करना है। एस्टेब्लिश ARF एक्यूट रेनल फेलियर, अगर पेशेंट को रीनल फेलियर हो चुका है, यूरिन आउटपुट नहीं है पेशेंट को बिल्कुल भी, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हमने इसका ARF में यूज़ किया तो ये पेशेंट की किडनी को और डैमेज करेगा और वहाँ पे जो है फ्लूइड को रिटेन करेगा, तो हमको ARF में यूज़ नहीं करना है एक्यूट रीनल फेलियर में। अगर रीनल फेलियर नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा यूरिन पेशेंट को हो रहा है, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बिल्कुल पेशेंट को यूरिन नहीं हुआ है तो उसमें इस्तेमाल नहीं करना है। अगर पेशेंट को एक्टिवली इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो रहा है तो उसमें हमको इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर पेशेंट को इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो रहा है और हमने इसको दिया तो हम समझते हैं कि इसका मेटाबॉलिज्म बॉडी में नहीं होता है, तो ये जो सेल से बाहर निकलकर ये फ्लूइड को रिटेन कर लेगा, फ्लूइड को अपनी तरफ खींच लेगा, तो वहाँ पे इस सेल का जो है एडिमा बढ़ सकता है पेशेंट का। सीवियर डिहाइड्रेशन में इसका यूज़ नहीं करना है, पहले उसका डिहाइड्रेशन को करेक्ट करना है, उसके बाद ही हमको इसको यूज़ करना है। क्योंकि अगर पेशेंट का हमने सेलुलर डिहाइड्रेशन कॉज जो है करेक्ट नहीं किया तो पेशेंट को और डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो पहले हमको इंट्रावेस्कुलर और इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन को करेक्ट करना है, उसके बाद ही हमको इसका यूज़ करना है। क्योंकि अगर पेशेंट को इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन हुआ तो पेशेंट के सेल श्रिंकेज हो जाएंगे, ब्रेन के फंक्शन अफेक्ट होंगे, पेशेंट को कन्वर्जन आ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेशन देखने मिल सकते हैं। ये जो मार्केट में अवेलेबल है 10% में 20% के सॉल्यूशन में ये मार्केट में अवेलेबल है। 100 की वाइल में 350 और 500 ml की वाइल में ये अवेलेबल है। इसको जो 10% वाला होता है, इसका मतलब ये है कि 10% में 10% मैनिटोल का मतलब ये है कि 10% है 100 ml में, और इसका मतलब है कि 10 ग्राम मैनिटोल है पर 100 ml में। और 20% का मतलब ये है कि 20% है ईच 100 ml में, यानी 20 ग्राम मैनिटोल है पर 100 ml में। इसकी डोज कैलकुलेशन समझ लेते हैं। डोज कैलकुलेशन में हम समझते हैं कि मैनिटोल 20% वाली 5 ml पर केजी हम इनिशियली यूज़ करते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आता है फर्स्ट डोज हम देंगे तो 5 ml पर केजी के हिसाब से इनिशियल डोज हम दे सकते हैं। उसके बाद में देयर आफ्टर 4 to 6 आवर या 8 आवर के बाद हमको इसको कंटिन्यू करना है, तो हमको 2 ml पर केजी एवरी 6 to 8 आवरली हम कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर 2 से 3 दिन से ज़्यादा हमको इसको नहीं देना है, क्योंकि ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक ड्रग है, तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन कॉज कर सकती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर हमारे पास 2 किलो का पेशेंट है तो 2 किलो के पेशेंट के लिए 5 × 2 यानी कि 10 ml हमको मैनिटोल यूज़ करनी है इनिशियली 2 किलो के पेशेंट के लिए। 6 to 8 आवरली हमको पेशेंट को डोज देनी है। अगर पेशेंट 2.5 kg का है तो 2.5 × 2 तो ये इक्वल टू आ जाता है 5 ml। तो 5 ml हमको जो है 6 से 8 आवरली पेशेंट की डोज जो है निकल के आ जाती है। तो आई होप आप समझ चुके हैं। अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा पॉज करके वीडियो को देखते हैं तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।